हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड पार्ट के बारे में। उसका हम रिवीजन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने मैक्सवेल रिलेशंस, सीपी-सीवी रिलेशन, साइक्लिक रूल और पार्शियल डिफरेंशिएशन, इन सब चीज के बारे में बताया था। आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूं जिसमें हम रिवीजन करने वाले हैं फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम थर्मोडायनेमिक्स में इसकी बात करते हैं, जैसे आपको कोई गैस दे दिया, उसका वर्क डन निकालने को बोल रहा है, कोई गैस दे दिया, उसका डेल्यू कैलकुलेट करने को बोल रहा है, डेल कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं, तो हर केस में आपको सीपी और सीवी की जरूरत पड़ती है। सीपी इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सीवी इज द हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उसकी जरूरत पड़ती है। तो वो जो डायरेक्ट, अगर आप गैस का डायरेक्टली निकालना चाहते हो कोई किसी भी गैस का, तो उसके लिए हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मालूम है तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहां लिखा हूं, एनी मॉलिक्यूल कैन हैव 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती 3n होती, n इज द नंबर ऑफ एटम। जितने एटम होंगे एक गैस में, आइडियल गैस में, या जिसको हम आइडियली सपोज कर रहे हैं उस गैस में, तो 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। उसका मल्टीपल 3, जितने एटम होंगे उतने n नंबर ऑफ एटम है। जैसे कि वन एटॉमिक की बात करें तो मोनो एटॉमिक जो गैसेस होती हैं उसमें n की वैल्यू कितनी होती है? 1, एक ही एटम है। जैसे कि कौन से हैं? हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, है ना। तो ये जो गैसेस हैं, ये कौन सी गैसेस हैं? ये नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस जो है ये मोनोएटॉमिक होती है क्योंकि ये किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करती हैं। और जब ये मोनोएटॉमिक है तो उस केस में इनकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो होगी कितनी? 3। टोटल कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि 3n, n की वैल्यू 1 है। अब रही बात ये कि इनसे हमको सीपी-सीवी कैसे निकालना है, तो ट्रांसलेशन इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसका जो रूल है वो ये है कि कोई भी एटम जब क्या करेगा, मूव करेगा या किसी भी टाइप का मोशन करेगा, तो वो मोशन कैसे हो सकते हैं? तो ट्रांसलेशनल, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, या रोटेशनल या वाइब्रेशनल, ऐसे मोशंस आएंगे। तो उन मोशंस के अकॉर्डिंगली जो है हमको क्या करना है, इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है, जहां से सीवी कैलकुलेट होता है और वहां से सीपी। लेकिन ये पूरा डेरिवेशन मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि इतना समय है नहीं, ना आपके पास ना मेरे पास। तो हमको क्या करना है, शॉर्ट में देखना है कि क्या करना है। तो ध्यान ये रखेंगे, जब सीपी-सीवी निकालने की बात आएगी या इसकी, तो मोनोएटॉमिक डायटोमिक का तो मैंने यहाँ बता दिया है। मान लो ट्राइटोमिक टेट्राटोमिक किसी का आया तो उसका आप कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रांसलेशन ऑलवेज 3 होगा, ये ध्यान रखेंगे। रोटेशनल जो है 2 होगा या तो 3 होगा। अगर सिस्टम नॉन लीनियर है तो वो 3 होगा, जैसे कि नॉन लीनियर में SO2 गैस हो गया, है ना। और सिस्टम अगर लीनियर है तो 2 होगा, जैसे कि CO2 गैस हो गया। CO2 और SO2 दोनों ट्राइटोमिक है, बट SO2 नॉन लीनियर है, आपको पता है। CO2 लीनियर है, तो लीनियर में 2, नॉन लीनियर में 3। ये रोटेशनल हो गया। वाइब्रेशनल में क्या करना है, ये टोटल कर देंगे। लीनियर के लिए क्या होगा, 3 + 2 5, तो टोटल में से 5 माइनस कर देंगे। नॉन लीनियर के लिए 3 + 3 6, टोटल में से 6 माइनस कर देंगे। ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये भी फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब इसका यूज क्या है, हमको सीपी-सीवी कैलकुलेट करना है और वहां से क्या निकलेगा, गामा निकल जाएगा, उनका रिलेशन निकल जाएगा। चलिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम टोटल देखा 3 है, तो 3 तो ट्रांसलेशन ही हो गया, तो रोटेशन वाइब्रेशन क्या होंगे? 0। और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 1/2r, 1/2r या r या हाफ r की एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है सीवी के लिए। तो सीवी जो होगा 3 ट्रांसलेशन मोशन का 3/2r, 1 का 1/2r, एक मोशन का, तो एक ट्रांसलेशन मोशन यहाँ 3 बार हो रहा है, तो ये हो गया 3/2r। दिस इज सीवी। तो सीपी क्या होगा, एक r ज्यादा, तो सीपी इज 5/2r। बहुत सिंपल है। जब सीवी और सीपी निकलता है तो हम क्या करते हैं, गामा कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि गामा इक्वल टू क्या होता है, CP/CV। तो जैसे मैंने CP कैलकुलेट किया 5/2r, CV कैलकुलेट किया 3/2r। मोनोएटॉमिक लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन गैस के लिए, तो मोनोएटॉमिक के लिए 5/2r अपॉन 3/2r, है ना। तो r और 1/2 कैंसिल होके बनेगा 5/3, विच इज इक्वल टू 1.66। तो गामा अगर आपको मालूम है कि 1.6, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि फॉर एनी गैस एटॉमिसिटी, गामा इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी वैल्यू हैज 1.66, और उसके लिए और भी कुछ वर्क डन वगैरह कुछ कैलकुलेट करने बोल दिया, तो वहां पर गैस कैसा है, उसका नेचर, वो पता करने के लिए ये देखिए, गामा की वैल्यू 1.66 है, मतलब वो मोनोएटॉमिक गैस होगा। ठीक है। अब डायटोमिक का निकालते हैं। n की वैल्यू क्या हो गई, 2। टोटल कितना करना है अपने को, तो 3n, 3 × 2 6 हो गया। ट्रांसलेशन तो 3 होना ही है, ये ऑलवेज है।
बात करते हैं वाइब्रेशनल रोटेशन की, तो क्योंकि डायटोमिक ऑलवेज लीनियर होते हैं, वो बैंड तो होते नहीं, डायटोमिक 180 डिग्री होता है उनके बीच में, तो जो भी डायटोमिक गैस है उनका रोटेशनल कितना होगा 2 और वाइब्रेशनल कितना हो जाएगा, एक बचेगा क्योंकि 3 + 2 तो हो गया, तो वाइब्रेशन 3 and 6 - 5 हो गया, तो ये कितना बचेगा 1। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सी निकालेंगे, तो इसका 3/2r, इसका 2/2r और इसका 1r, ये सब जोड़ के ये कितना हो जाएगा 7/2r Cb और Cp क्या हो जाएगा 9/2r। तो यहां से हम लोग डायटोमिक गैस का क्या निकालेंगे 9/7 1.2 जो है इसकी एटॉमिसिटी आ गई। ये 1.4 भी आता है, लेकिन कब, जब वाइब्रेशन को इन्वॉल्व नहीं करते, बट वहां लिखा होगा कि वाइब्रेशन नॉट इन्वॉल्व, तो उसका टेंशन नहीं है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको एक तो कोई भी गैस दे दी जाएगी, जैसे कि आपको बोल दिया H2 1 मोल H2 के लिए Cp की वैल्यू क्या होगी। अब क्या सोचना है भाई, 1 मोल H2 का Cp कितना होगा कैलोरी में बताइए। तो H2 जो है कौन सी गैस है, डायटोमिक गैस है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 6। ट्रांसलेशन ये वो कैलकुलेट हुआ है ऑलरेडी। Cv आपको याद है 7/2, Cp आपको याद है 9/2। 9/2 R इज द Cp फॉर हाइड्रोजन गैस, तो Cp की वैल्यू कितनी होगी, तो 9/2 R की वैल्यू कितनी है भाई 2 कैलोरी, तो दिस विल बी 9 कैलोरी। 9 कैलोरी इज द आंसर। इसी तरीके से आपको Cp निकल जाता है, तो Cp निकल गया तो वहां से आप डेल एच कैलकुलेट कर सकते हो, एंथैल्पी चेंज। Cv निकल गया तो वहां से इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे इस तरीकों से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए अब हम वर्क डन की बात करते हैं कि वर्क डन किस तरीके से निकालना है अलग अलग प्रोसेस में। थर्मोडायनामिक में कुछ प्रोसेस होती हैं जैसे कि रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि गैस जब इंटरनल प्रेशर लगाती है तो एक्सटर्नल प्रेशर भी ऑलमोस्ट सेम होता है, तो वो गैस जो है दोनों डायरेक्शन में वर्क कर सकती है, या तो एक्सपेंड भी हो सकती है, वो कंप्रेस भी हो सकती है, और इनके बीच में लगभग इक्विलिब्रियम रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इंटरनल प्रेशर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। एक होता है इरिवर्सिबल, जैसे इरिवर्सिबल में क्या है कि या तो प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो कंप्रेशन होगा, इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, वहां पर एक्सपेंशन होगा, तो वो इरिवर्सिबल में आ जाता है। अब होता है प्रोसेस आइसोथर्मल, जहां पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। तो आइसोथर्मल अब हम क्या करेंगे, एक होता है एडियाबैटिक जहां पे हीट कांस्टेंट होती है। तो इनसे ही 4 ऐसे क्या बोलते हैं प्रोसेस है मेन जिससे वर्क के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली बात फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे कि आपको पता है कि डेल यू इक्वल टू क्या होता है Q + W, उसी से हम ये कर रहे हैं। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा, डिराइव मैं नहीं करूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं, बस बता रहा हूं कि क्या करना है। तो इस केस में जब एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर सेम होता है, क्योंकि W इक्वल टू होता है -P∆V, और जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, इसलिए इनका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल होता है। तो जब इंटीग्रेशन होता है तो वो इस तरीके से एक इक्वेशन देते हैं। ध्यान ये रखना है कि इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी भी 0 होगी, क्योंकि टेम्परेचर 0 है, चेंज इन टेम्परेचर 0 है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होगी कि du = n/cv/dt होता है। तो जब ये 0 हो गया तो क्या बचा, Q + W = 0, मतलब Q = -W, W = -Q। तो ये W ही क्या है, एक्चुअली -Q है। ये कितना होगा 2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये करेक्ट फॉर्मूला है, फाइनल अपॉन इनिशियल ये वॉल्यूम के लिए है। अगर ये चीज प्रेशर के टर्म में क्वेश्चंस दी गई है तो प्रेशर कैलकुलेट करने वाला अगर वर्क कैलकुलेट करना है तो P इनिशियल अपॉन P फाइनल, उल्टा हो जाएगा। आपको पता है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं बात करूं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल की, आइसोथर्मल सब चीज कंडीशन सेम चल रहा है, बस ये जो है सेम नहीं है। तो ये क्योंकि इरिवर्सिबल है तो ये नॉन साइक्लिक है। जब नॉन साइक्लिक है तो इनका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो ये इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अगर इंटीग्रेशन होता तो हम इसको आगे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट किया है तब तो ये आया है। अब इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो ये डायरेक्टली यही देगा, P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल। इससे आप डायरेक्टली वर्क कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर इसको आप PV = nRT के फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा nRT V फाइनल, इसमें भी होगा जो बाहरी प्रेशर की बात हो रही, फाइनल वॉल्यूम वो आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी एक फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं कि इसके लिए इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पहचानना कैसे है वो बात की बात है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है कि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है या आइसोथर्मल है, जैसा भी सब कुछ होता है। आइसोथर्मल नहीं लिखा है तो कांस्टेंट टेम्परेचर बोल देता है, इस तरीके की चीजें।
अगर हम बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस की, अब बात कर रहे हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, ये जो है हमेशा उष्मारोधी पात्र जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड, है ना, हीट इंसुलेटेड जो है पॉट होते हैं उसमें रखा जाता है। तो वो एडियाबैटिक, क्योंकि हीट चेंज नहीं होता, तो जब हीट चेंज नहीं होगा तो Q0 हो जाएगा। Q0 होगा तो del U इक्वल टू W, और del U क्या होता है, NCV/dt, सिंपल। तो वर्क क्या हो गया, NCV/dt हो गया, और NCV/dt का मतलब क्या है, T2 माइनस T1, सिंपल। तो वहां से ही आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। बट क्वेश्चन में अगर CV नहीं दिया है, गामा की टर्म दी गई है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि CV इक्वल टू होता है R अपॉन गामा माइनस 1। आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। CV माइनस CV इक्वल टू R, देन CV से डिवाइड कर दीजिए, CV बाई CV, देन वो आ जाएगा आंसर R बाई गामा माइनस 1। उसको हमने केवल रिप्लेस किया है यहाँ पर, तो W हो जाएगा NR गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। इसी तरीके से अगर मैं NR को अंदर ले लूं तो ये हो जाएगा NR T2 माइनस NR T1, इसको हम P2 V2 माइनस P1 V1 भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला बनता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो ध्यान रखेंगे, अगर प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म दी गई है क्वेश्चन में, तो यहाँ से वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। टेम्परेचर की टर्म दी गई है तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन तब जब आपको फाइनल टेम्परेचर मतलब T2 जो है वो नोन होगा, फाइनल टेम्परेचर पता होगा, तब जाके क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन फाइनल टेम्परेचर आपको नहीं पता तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, और उसके लिए यूज होता है पॉइजन इक्वेशन। जैसे बॉयल्स इक्वेशन होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल के केस में, जिसको हम लोग पढ़ते हैं P1 V1, बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा आपने, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, वैसे चार्ल्स लॉ होता है ना। तो वो सारे लॉज इसमें लगते हैं रिवर्सिबल में। तो इरिवर्सिबल में एडियाबैटिक कंडीशन में जो लगते हैं वो ये फॉर्मूले लगते हैं, है तो सेम चीज, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये भी वही है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर इनकी पावर में लग गया है ये गामा। गामा क्या चीज है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, एटॉमिसिटी। गामा इज Cp अपॉन Cv। तो P1 V1 की पावर में गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर में गामा। यहाँ P1 V1 की पावर गामा माइनस 1, T2 V2 की पावर में गामा माइनस 1। तो इसमें क्या होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको टेम्परेचर अननोन है, फाइनल टेम्परेचर, तो इनिशियल दिया रहेगा, प्रेशर दिए रहेंगे दोनों, तो आप वहां से क्या फाइंड कर पाएंगे, फाइनल टेम्परेचर। जब फाइनल टेम्परेचर फाइंड हो जाएगा तब इसमें आप फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो पॉइजन इक्वेशन की यूज तभी है जब फाइनल टेम्परेचर गिवन नहीं है एडियाबैटिक कंडीशन में वर्क कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो ध्यान यही रखना है बस। और अगर फाइनल टेम्परेचर नोन है तो फाइनली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चौथा प्रोसेस बचता है किसका, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो वो तो सिंपल है, फिर से यही कॉन्सेप्ट आ जाएगा PΔV का, क्योंकि अब उसको फिर से हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है P1 V1 गामा, ये तो हो नहीं पाएगा उसमें। तो सिंपली आप उसको यहीं से निकाल सकते हैं, W इक्वल्स PΔV की जगह यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि एडियाबैटिक है। W इक्वल्स टू del U इक्वल्स टू NCV/dt, तो यही फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्क डन। वर्क इस तरीके से आपको फाइंड करना है। अगर वर्क का क्वेश्चन आया या हीट फाइंड करने का क्वेश्चन आया तो ये रिलेशन याद रखिएगा, del U इक्वल्स टू Q प्लस W। कंडीशन क्या दी गई है उस पर डिपेंड करता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क 0 हो जाता है, एडियाबैटिक है हीट कांस्टेंट है तो Q 0 हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है del U 0 हो जाता है। ये सब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के छोटे छोटे एप्लीकेशन पार्ट है। तो वर्क हमको फाइनली फाइंड करना था, वर्क इस तरीके से आपको फाइंड करना है, और वर्क वाले जो भी क्वेश्चन है आपको इन्हीं इक्वेशन से करने हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको पता है, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहती है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, जबकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कह सकता है, कहता है कि जितनी एनर्जी है उसको आप किसी दूसरे वर्क में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 100% पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या होता है कि ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा इंजन या कोई भी ऐसा वर्क पैटर्न बनाना इम्पॉसिबल है जिसे 100% हीट को कन्वर्ट किया जा सके वर्क में। दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, लेकिन हमको क्या करना, हमने को इससे मतलब है कि ये है क्या और इसे क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है कार्नोट ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया था सेकेंड लॉ में, बहुत लोगों ने दिया था, केल्विन ने दिया था, है ना। तो कार्नोट ने जो दिया था वो यही था कि ऐसी इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसकी इफिशियंसी 100% हो, या जो पूरी तरह से वर्क को, हीट को जो है वर्क में कन्वर्ट कर सके। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होगा कि वर्क, टोटल वर्क ना डिवाइडेड बाय हीट, जितना हीट हम उसको दे रहे हैं उतना वर्क को करना चाहिए। चलिए पहले आप कार्नोट साइकिल को समझ लीजिए कि उन्होंने इंजन को कैसे बनाया।
इससे बीच से भी क्वेश्चन आते हैं, इससे फाइनली भी क्वेश्चन आते हैं कि एफिशिएंसी से क्वेश्चन आ सकता है, किसी पर्टिकुलर स्टेप से क्वेश्चन आ सकता है। स्टेप क्या क्या है आपको पता होना चाहिए और वो डायग्राम क्या है वो पता होना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। तो कार्नोट साइकिल जो है उसमें आपको क्या करना है, 4 प्रोसेस होते हैं। वो 4 प्रोसेस उन्होंने कराया, तो उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लिए, सोर्स लिया जहां से टेम्परेचर ली जा सकती है, जैसे कि आप भट्टी समझ लो जहां से हीट निकल रही है, वो सोर्स है। सिंक जहां पे हम चीजों को डालते हैं वो सिंक होता है, तो जहां पे हीट रिलीज होती है वो सिंक है। एक इंसुलेटेड स्टैंड जहां पे प्रोसेस जो होगी वो एडियाबैटिक होगी। ये 3 मेजर चीज है, और जिस पर हम वर्क कर रहे हैं वो एक गैसेस सब्सटेंस। तो सब्सटेंस को सबसे पहली बात उन्होंने जो पहला प्रोसेस कराया वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो गैस का आइसोथर्मली क्या होना है, एक्सपेंड, पूरा डेरिवेशन नहीं कर सकता मैं अभी, तो बता रहा हूँ। फर्स्ट जो प्रोसेस है, तो सबसे पहले उसको सोर्स में रखा जाता है, वर्किंग सब्सटेंस को। सोर्स जो है वहां से एनर्जी या हीट एब्सॉर्ब करता है। कितनी हीट एब्सॉर्ब करता है वो यहाँ पर देखिए, वो QH, ये पहला प्रोसेस है। P1 है ना, तो इस पहले प्रोसेस में उसने QH जो एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं। जब वो एब्जॉर्ब करता है तो उसका एक्सपेंशन होता है, प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होती है, बट टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, क्योंकि प्रोसेस वहां पर क्या है, आइसोथर्मल का प्रोसेस है। तो वहां पर जिसने जितना क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन में टेम्परेचर जनरली गिर जाता है। तो जब टेम्परेचर गिरता है एक्सपेंशन में, तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है, इसलिए सोर्स से वो हीट ले लेता है, तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो जो हीट लेता है वो QH है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो TH है, हॉट। H का मतलब यहाँ हॉट है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है P1 V1 TH से P2 V2 TH में जा रही है, और यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई है। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि इन विच स्टेप ऑफ कार्नो इंजन हीट इज एब्जॉर्ब। तो कौन से स्टेप में हो रही, फर्स्ट स्टेप में, जहां पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। इन विच स्टेप हीट इज इवॉल्व, तो हीट जो इवॉल्व होती है वो थर्ड स्टेप में होती है, जहां पर एडियाबैटिक आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। तो ये ध्यान रखना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट रिलीज हो रही है, पूछा जाता है। ओके, आगे बात करते हैं। ये तो अब वर्क क्या होगा, तो आइसोथर्मल ये रिवर्सिबल प्रोसेस है पूरी तरह से। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क क्या होता है, W = -2.303 nRT log V final upon V initial। यहाँ पर टेम्परेचर TH है, तो यहाँ TH लिखा है, फाइनल वॉल्यूम इज द V2 एंड इनिशियल वॉल्यूम इज द V1। इसी तरीके से एडियाबैटिक एक्सपेंशन सेकंड। अब क्या किया, सब्सटेंस को रख दिया गया किसमें, इंसुलेटेड स्टैंड में, ताकि वहां हीट का चेंज ना हो। तो प्रोसेस क्या हो गई, एडियाबैटिक। एक्सपेंशन तो होना ही है, टेम्परेचर गिरेगा, एक्सपेंशन हो रही है, तो टेम्परेचर जो है TH से TC में आ जाता है, मतलब कोल्ड टेम्परेचर में। यहां से वो TH से किस में आ रहा है, TC में। तो कोल्ड टेम्परेचर हो गया, प्रेशर वॉल्यूम एज इट इज चेंज होंगे, बट क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक में आपको पता है Q0 होता है, तो W = क्या हो जाता है, CVDT। तो W वर्क क्या हो जाएगा, CVDT मींस टेम्परेचर चेंज, फाइनल टेम्परेचर इज TC एंड इनिशियल टेम्परेचर इज TH, तो हो जाएगा TC - TH। वैसे ही हम आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आइसोथर्मल इज द थर्ड प्रोसेस। तो थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, अब जब कंप्रेशन होगा तो हीट क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब क्या बोलना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बोलना, यस टेम्परेचर बढ़ेगी। अभी टेम्परेचर कोल्ड हो चुकी है, कम टेम्परेचर में है, अब टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि आप कंप्रेस कर रहे हो। तो कंप्रेस करने से जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम उसको सिंक में डाल देंगे, ताकि हमारा टेम्परेचर, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। उसके लिए, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको हम कहाँ डालते हैं, सिंक में। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है वो सोर्स में होती है, सोर्स में जहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है। थर्ड वाली प्रोसेस जो है वो सिंक में होती है, ये भी पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। और सिंक का टेम्परेचर है TC और सोर्स का टेम्परेचर है TH, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे TC टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा, प्रोसेस सेम है, फॉर्मूला वैसा ही लगेगा। अब एडियाबैटिक में क्या होगा, कंप्रेशन होगा, फिर से अब टेम्परेचर ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ये एडियाबैटिक है, हीट चेंज हो सकता है, सॉरी हीट चेंज नहीं होगा बट टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो TC से किसमें जाएंगे, TH में, टेम्परेचर फिर से बढ़ जाएगा और फिर से वर्क आ जाएगा। जितने 4 वर्क आए हैं, W1 W2 W3 W4, सबको टोटल कर देंगे। टोटल करने से जो वर्क आ जाता है, ये W टोटल होता है 2.303 R log TH - TC, ठीक है। अब QH क्या है, QH तो ये रहा, अगर माइनस में ले आओ तो QH मिल जाएगा मुझे पॉजिटिव में 2.303 NR, यहाँ पर भी N लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ गैस के लिए, तो TH log V2/V1। और ये जो है इस तरीके से, इसमें यहाँ पे TH - TC, अच्छा ये भी रहता है log V2/V1, ये जब टोटल करने पे आता है।
तो अब आपको क्या करना है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय क्यू, क्योंकि मुझे इफिशियंसी निकालनी है कि कितनी परसेंट इफिशियंट है वो इंजन। तो इफिशियंसी क्या होगी भाई, मैंने अगर आपको इफिशियंसी का मतलब मैंने आपको खर्च करने के लिए 100 रुपए दिए और आपने पूरे खर्च कर दिए, तो आपकी इफिशियंसी 100% है खर्च करने की। आपने अगर 50 या 30 रुपीज खर्च किया तो आपकी इफिशियंसी 30% है खर्च करने की। वैसे ही हम इसको हीट दे रहे हैं, पूरी हीट अगर ये खर्च कर सकता है और उसको वर्क में कन्वर्ट कर सकता है, तो ईटा दिस इज इफिशियंसी, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 100/100 तो हम बात करते हैं यहाँ पर इफिशियंसी फाइंड कैसे करते हैं, बाद में बात करेंगे 1 है कि नहीं। Efficiency is total work done divided by heat. Total work done is this and heat is this, है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है TH माइनस TC/T। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से जो क्वेश्चन बनना है बन जाएगा। इससे बनना है, स्टेप से तो बनना ही है जो मैंने स्टेप बताया। इवन आपको डायग्राम भी दे सकता है, ध्यान ये रखना है, यहाँ QH एब्जॉर्ब हुई है, यहाँ से QC रिलीज हो रही है। ओके, तो ये तो कार्नोट साइकिल का ये डायग्राम है और ये इनके स्टेप्स हैं, और हर एक स्टेप में कहाँ सोर्स में रखा गया है, कब इंसुलेटेड स्टैंड में रखा गया, सब आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज एफिशिएंसी क्या है, TH माइनस TC/TH। चलिए अब एफिशिएंसी से थोड़ा सा और आगे जाते हैं। क्यों बोलते हैं कि 100% एफिशिएंट नहीं है। अगर 100% एफिशिएंसी चाहिए तो ऑब्वियसली ईटा को क्या होना पड़ेगा, 1। ईटा का 1 मतलब 100% का मतलब 100/100, ईटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। मतलब TH माइनस TC/TH की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। मतलब TH माइनस TC इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, TH। अगर इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये इक्वल टू तभी हो सकता है, ओनली पॉसिबल इफ TC इज 0। इसकी वैल्यू 0 होगी तभी TH और TH इक्वल आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। TC इज 0 केल्विन, बट प्रैक्टिकली 0 केल्विन की बात अगर हम करें तो 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे वर्क करना इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई इंजन को 0 केल्विन टेम्परेचर तक लेके जाना इम्पॉसिबल है। तो अगर प्रैक्टिकली 0 केल्विन, ये 0 है, 0 केल्विन इज इम्पॉसिबल, तो प्रैक्टिकली ये भी इम्पॉसिबल है और ये भी इम्पॉसिबल है, मतलब ये भी इम्पॉसिबल है। तो ये है कार्नो का इंजन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। तो इसमें से क्वेश्चन कहां से आएंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, हर एक स्टेप से क्वेश्चन पूछता है कार्नोट इंजन में। आपको उसको बस समझना है कि भाई कहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है, और ये सोर्स का टेम्परेचर है, ये सिंक का टेम्परेचर, और वहां से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे सिंपल क्वेश्चन दे देगा, कैलकुलेट द एफिशिएंसी इफ कार्नो इंजन वर्क्स एट 500 केल्विन सोर्स टेम्परेचर, ऐसा दे दिया क्वेश्चन में, एंड एट 300 केल्विन सिंक टेम्परेचर। अब यहाँ पे आपको वर्क आपको क्या फाइंड करना है, एफिशिएंसी। तो ईटा इक्वल्स टू क्या होता है, भी फॉर्मूला रख देंगे TH माइनस TC/TH। TH की वैल्यू कितनी है, 500 माइनस 300 अपॉन 500, तो ये हो जाएगा 2/5। 2/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.4, मीन्स 40% इफिशियंसी। इस तरीके से आपको इफिशियंसी कैलकुलेट करने दिया जा सकता है, आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एक टर्म की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, तो यहाँ से आप जो है सेकंड लॉ के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर पाएंगे। सेकंड लॉ में एंट्रोपी का भी रोल है, एंट्रोपी से रिलेटेड पॉइंट्स भी हैं सेकंड लॉ में, कि यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती जा रही है। तो अगर वो इंक्रीज हो रही है तो एंट्रोपी है क्या, और एंट्रोपी जो है कुछ आइडल गैसेस के लिए या आइडल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी कैसे फाइंड करते हैं, वो भी क्वेश्चन में आता है। चलिए हम उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं एंट्रोपी चेंज के बारे में। एंट्रोपी क्या होती है आपको पता ही है एंट्रोपी के बारे में, बस मैं बात कर रहा हूँ कि इससे रिलेटेड अगर फॉर्मूला है तो उसको याद कैसे रखना है, और उसका क्वेश्चन आया तो सॉल्व कैसे करना है। एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में जब एंट्रोपी चेंजेस होते हैं तो अलग अलग कंडीशंस होती हैं। आइसोथर्मल हो सकता है, एडियाबैटिक हो सकता है, आइसोकोरिक हो सकता है, आइसोबारिक हो सकता है। उसके अलावा वॉल्यूम के टर्म्स हो सकते हैं, टेम्परेचर दोनों के टर्म्स हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस, ऐसे कुछ इक्वेशंस हैं, वो कैसे याद रखना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर याद कैसे रखना है। देखो भाई, सबसे पहले आपको डेलेस निकालना है। चलिए फर्स्ट कहीं मैं अलग से यहां लिख दे रहा हूं। सपोज आपको डेलेस फाइंड करनी है, दो टर्म दिए गए हैं, एक वॉल्यूम का और एक टेम्परेचर का। किसी का भी टर्म हो तो कुछ चीजें जो है आपको याद रखनी है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से। टर्म किसी का भी हो, जैसे कि अगर कभी भी वॉल्यूम टर्म की बात हुई, इसके अपोजिट में CV का जिक्र होगा। अगर कभी प्रेशर की बात हुई, इसके अपोजिट में CP का जिक्र होगा। और कभी टेम्परेचर की बात हुई तो इसके अपोजिट में R का जिक्र होगा। ये ध्यान में रखना।
अब क्या करना है, दो चीज दिए हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो आपको क्या करना है V2/V1 और T2/T1 ये कर लिए। दोनों में क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे, इतना तो कर ही सकते हैं, प्लस का साइन लगा देंगे। वॉल्यूम का था, मैंने क्या किया V2/V1 T2/T1, या इसको पहले लिखो उसको बाद में लिखो, दोनों में क्या लगा दिया मैंने, लॉग लगा दिया। अब ध्यान ही रखना है वॉल्यूम की टर्म है यहाँ, तो इसका जो अपोजिट है मैंने बताया किसका जिक्र होगा, सीवी का, तो यहाँ आप लगाएंगे सीवी। और टेम्परेचर के लिए किसका जिक्र होता है, आर का, तो यहाँ आप लगाएंगे आर। नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप चाहें तो एन लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला बनता है डेल एस। इसी तरीके से शॉर्टकट में ये याद रखा जा सकता है कि ये फॉर्मूला ये है, बनता ऐसे नहीं है, बनने के लिए तो डिराइव होता है, क्योंकि डेल एस इक्वल्स टू होता है dq/t। dq क्या होता है, फिर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, dq इक्वल्स टू डेल यू वाला माइनस डब्ल्यू, तो डेल यू की वैल्यू क्या होती है cv dt, माइनस डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी प्लस p डेल v। फिर दोनों को क्या करेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद ही आता है, बट याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। फिर से समझा रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं, वॉल्यूम टेम्परेचर की टर्म है तो V2/V1 हो गया T2/T1, ये कर लिया। दोनों में क्या लगा दिए, लॉग। T के अपोजिट के लिए हमेशा R यूज करेंगे, तो यहाँ मैंने R यूज किया। V के अपोजिट के लिए क्या यूज करेंगे, CV यूज करेंगे हमेशा, तो यहाँ मैंने CV यूज कर दिया। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ये चीज मुझे करनी है, तब क्या करें, तो फिर से वही बात T2/T1, बट प्रेशर में ध्यान रखेंगे, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन आपको पता है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में रिवर्स होता है, इसलिए ये हो जाएगा P1/P2। तो मैंने क्या कर दिया T2/T1, यहाँ माइनस करोगे तो P2/P1 ये भी हो जाएगा, बट प्लस में हमको रखना है क्योंकि सभी को एक यूनिफॉर्म दिखना चाहिए, सभी प्लस में है। तो T2/T1 P1/P2 हो गया। दोनों में क्या लगा दिए, लॉग। T के अपोजिट में क्या लिखना है मुझे, R, T के लिए R, और P के अपोजिट में मुझे क्या लिखना है, CP। मैंने बताया था P के लिए क्या करना है, CP, बाकी फॉर्मूला एज इट इज बन जाएगा। उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम के लिए क्या करना है, फिर से वही लॉग P2/P1 V2/V1, क्योंकि P और V एक साथ आ गए, तो P के लिए मैंने लिया CP और V के लिए मैंने लिया CV। अब इसके आगे क्या, इसके आगे का आपको क्या है, अगर प्रोसेस बोल दिया आइसोथर्मल, तब क्या होगा, तो आइसोथर्मल में इन तीनों इक्वेशंस में जहां जहां टेम्परेचर है वो हट जाएगा, इसमें से टेम्परेचर का टर्म हट जाएगा। आइसोथर्मल मतलब इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर, तो T2/T1 इज व्हाट 1, क्योंकि दोनों सेम है, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। जब ये पूरी टर्म 0 हो गई तो डेल एस की वैल्यू क्या बचेगा, nr log V2/V1। ठीक इसी तरीके से यहां से भी ये टेम्परेचर की टर्म चली गई, तो यहां भी क्या बचेगा, nr log P1/P2। बहुत सिंपल है। तो क्या होगा, क्वेश्चन आएगा, सपोज क्या बोलेगा, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 2 लीटर टू 5 लीटर। सिंपल, वॉल्यूम चेंज हो रहा है 2 लीटर से 5 लीटर में और आपको एंट्रोपी चेंज निकालनी है, तो क्या होगा, बहुत सिंपल है। तो डेल एस इक्वल्स टू एन, मोल्स ऑफ गैसेस दिए रहेंगे, नहीं दिए तो 1 ले लेना। आर की वैल्यू क्या होती है भाई, 2 कैलोरी होती है, कैलोरी में जूल में 8.314 होती है, इनटू 2.303 तो लेना ही है, एलएन है तो इसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए लॉग हो गया। फाइनल वॉल्यूम इज 5, इनिशियल वॉल्यूम इज 2, 3, जो भी मैंने बोला 3 to 5 हो रहा है या 2 to 5 हो रहा है, तो जो भी होगा ये फाइनल अपॉन इनिशियल हो गया। सॉल्व कर लेंगे, ये तो 2 इंटू ये हो जाएगा 2.303, बाद में करते रहना, ये हो जाएगा log 5 माइनस log 3। ठीक है, तो log 5 माइनस log 3, log 5 की वैल्यू 0.69 है, log 3 की वैल्यू 0.47, उसमें से माइनस कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चेंज इन एंट्रोपी अगर फाइंड करना है किस केस में, रिवर्सिबल प्रोसेसेस में, आइसोथर्मल हो गया तो ये फॉर्मूला हो गया, प्रेशर और वॉल्यूम के लिए अलग अलग। आइसोबारिक हो गया तो क्या होगा, आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, तो आइसोबारिक के लिए एक ये निकल के आएगा और एक ये निकल के आएगा। आइसोकोरिक हो गया तो वॉल्यूम का टर्म 0, यहाँ से और यहाँ से, तो ये निकल कर आएगा और ये निकल कर आएगा। मतलब ये है कि आपके यही 3 मेन है जो याद रखने हैं, ये आप याद रख लिए तो जो भी आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक जो भी बोल रहे हैं उसके बेस पे आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एंट्रोपी चेंज की। तो इस तरह से थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चन, अभी भी थर्मोडायनेमिक बहुत बचा हुआ है, बट समय को देखते हुए मेरे से जितना हो पा रहे हो मैं आप लोग को बता पा रहा हूं अभी। तो
ये जो है सेकंड पार्ट था थर्मोडायनेमिक्स का। पॉसिबल हुआ तो थर्ड पार्ट भी बनाऊंगा, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी बनाना है, आप लोगों ने कमेंट किया है, मुझे खुशी हो रही, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, लाइक भी किया है वीडियोस को। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ऑलरेडी बना चुका हूं, तो उसको भी आप जरूर देखिए जिन्होंने नहीं देखा है। तो इस तरीके से मैं ये बना रहा हूं। तो आपको जब ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज लाइक जरूर करें, और दूसरी चीज कमेंट में ये बताएं आगे कि आपको किस टॉपिक का क्विक रिवीजन चाहिए, क्योंकि 5 तारीख को 5 नवंबर को केमिस्ट्री का एग्जाम है, आपको तो पता ही है। तो 5 को अगर तैयारी करनी है उतनी, तो आपको ये सब पढ़ चुके होंगे, बट सिर्फ ये रिवीजन है भाई, फास्ट टू फास्ट आपको ये पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना है जल्दी जल्दी, और इनको जल्दी जल्दी पढ़ के आपको सिलेक्शन ले लेना है। ओके, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और कमेंट में सारी चीजें लिखें कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और इसमें और क्या सुधार होना चाहिए। आखिर सुधार का टाइम तो है नहीं ना आपके पास ना मेरे पास, तो आपको सिर्फ ये करना है कि इनको और भी क्या करना है, आप मुझे कमेंट में सिर्फ यही बताएंगे कि आगे कौन से और लेक्चर डाले जाने चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जहां आप फंस रहे हैं। और कोई भी डाउट होगा तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें ज्वाइन कीजिए और अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।